नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी महागाथा को खंगालने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेमिसाल वीरता है, उलझी हुई कूटनीति है और एक ऐसी भयंकर भूल जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के निडर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या रणभूमि में दिखाई गई अत्यधिक दयालुता किसी पूरे देश का इतिहास बदल सकती है? यही सवाल इस पूरी गाथा के बिल्कुल केंद्र में है। कैसे एक हार कर भागते हुए दुश्मन को बार बार माफ कर देने की आदत ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की नियति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। खैर, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। अब कहानी शुरू होती है साल 1166 से, जब अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरी देवी के घर एक बालक का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जन्म के साथ ही उनके एक महान शासक बनने की भविष्यवाणी कर दी गई थी और उनका नाम रखा गया पृथ्वीराज। इनकी प्रतिभाएं सच में किसी को भी हैरान कर दें। मतलब वो केवल एक शूरवीर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें गणित, चिकित्सा और न जाने कितनी भाषाओं का गहरा ज्ञान था। लेकिन जो चीज सबसे अद्भुत थी वो थी उनकी ये युद्ध कला, शब्द भेदी बाण, बिना देखे महज आवाज सुनकर बिल्कुल सटीक निशाना लगाना। एक किस्सा तो यहाँ तक मशहूर है कि अपनी युवावस्था में ही उन्होंने जंगल में एक खूंखार शेर को बिना किसी हथियार के महज अपने हाथों से मार गिराया था। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? लेकिन देखिए, किस्मत ने भी उनका कड़ा इम्तिहान लिया। जब वे सिर्फ 11 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। एक कम उम्र के बच्चे से लेकर एक स्वतंत्र शासक बनने तक का सफर जाहिर है बहुत ही तेज था। अपनी माता रानी कर्पूरी देवी के कुशल मार्गदर्शन में उन्होंने राजकाज की बारीकियां बड़ी जल्दी सीखीं और यकीन मानिए, केवल 14 साल की उम्र में उन्होंने पूरे राज्य का स्वतंत्र नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अब सत्ता पूरी तरह से हाथ में आते ही युवा पृथ्वीराज ने अपने आक्रामक साम्राज्य विस्तार की शुरुआत कर दी। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, लेकिन बाहर देखने से पहले घर के अंदर की बगावत को रोकना जरूरी था। उनका पहला सख्त कदम था अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को गुरुग्राम में कुचलना। इसके बाद उन्होंने भदानकों को हराकर दिल्ली के रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित किया। फिर व्यापार और कूटनीति के मुख्य केंद्र दिल्ली को उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी बना लिया और वहीं मशहूर किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया। इसके बाद साल 1182 में महोबा का वो भयंकर युद्ध हुआ, जहां उनका सामना चंदेलों के महान सेनापति आल्हा और ऊदल से हुआ। भारी नुकसान तो हुआ, लेकिन जीत अंततः पृथ्वीराज की ही हुई। खैर, उस दौर में सिर्फ युद्ध के मैदान में ही तलवारें नहीं खिंचती थीं। राजनीतिक और व्यक्तिगत दुश्मनियां भी पर्दे के पीछे बहुत बड़ा इतिहास रच रही थीं। अब ये जो आपसी रंजिशें थी ना, इन्होंने भविष्य में एक बहुत बड़ी कमजोरी की नींव रख दी। कन्नौज के बेहद शक्तिशाली राजा जयचंद और पृथ्वीराज के बीच वर्चस्व की एक भयंकर लड़ाई चल रही थी। जयचंद खुद को दिल्ली की गद्दी का असली हकदार मानते थे। इस गहरी और कड़वी दुश्मनी का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ? जब पश्चिम से विदेशी आक्रमणकारी भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, तब ये दोनों बड़ी ताकतें मिलकर एक संयुक्त भारतीय मोर्चा नहीं बना सकी। और इस धधकती आग में घी डालने का काम किया संयोगिता की उस मशहूर किंवदंती ने। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद ने पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्हें स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया और उनकी जगह द्वारपाल के रूप में उनकी एक मूर्ति खड़ी कर दी। लेकिन राजकुमारी संयोगिता ने क्या किया? उन्होंने उसी बेजान मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इसके बाद पृथ्वीराज ने पूरी सभा के सामने से संयोगिता के साथ भागकर विवाह किया। इस घटना ने एक राजनीतिक दुश्मनी को एक कभी न मिटने वाली भयानक नफरत में बदल कर रख दिया। इन्हीं सब राजनीतिक उथल-पुथल के बीच साल 1191 में भारत के पश्चिमी दरवाजे पर एक बेहद क्रूर और बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ये था गुरिद राजवंश का महत्वाकांक्षी शासक मोहम्मद गौरी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सिर्फ लूटपाट करने के इरादे से नहीं, बल्कि भारत में अपना एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करने आया था। अब तराइन के मैदान में असल में क्या हुआ, इससे समझना बहुत दिलचस्प है। दोनों की रणनीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। गौरी की रणनीति बहुत साफ थी,
तेज घुड़सवारों से दूर से तीर बरसाओ और भाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ राजपूत सेना आमने सामने के विनाशकारी लड़ाई में माहिर थी। पृथ्वीराज के विशालकाय युद्ध हाथियों और राजपूतों के भयंकर सीधे हमले ने गौरी की सेना के सच में परखच्चे उड़ा दिए। गौरी खुद गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी सेना किसी तरह मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। 16 से 17 बार। जी हाँ, किंवदंतियों और लोक कथाओं की माने तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 16 से 17 बार युद्ध में हराया था। और हर एक बार राजपूत युद्ध नीति का पालन करते हुए उन्होंने उस भागते हुए दुश्मन को माफ करके जीवन दान दे दिया। आधुनिक इतिहासकार इस अत्यधिक और अनुचित दया दिखाने की घातक भूल को पृथ्वीराज सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन गौरी कोई साधारण दुश्मन तो था नहीं, वो इस अपमान की आग में बुरी तरह जल रहा था। ठीक 1 साल बाद यानी 1192 में पूरी तैयारी और एक नई कूटनीति के साथ वो अपना बदला लेने के लिए उसी तराइन के मैदान में वापस लौट आया। इस बार गौरी ने आमने सामने की लड़ाई के बजाय पूरी तरह से छल का सहारा लिया। उसने पहले शांति और बातचीत का नाटक किया, जिससे राजपूत सेना निश्चिंत हो गई। फिर उसने बड़ी चालाकी से अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया। अगली सुबह जब राजपूत सेना अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी और हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, तब गौरी की सेना ने अचानक धावा बोल दिया। एक क्रूर आक्रमणकारी ने राजपूतों की सख्त युद्ध नैतिकता का पूरा फायदा उठाया था। इस छल कपट और धोखेबाजी के आगे पृथ्वीराज की सेना टिक नहीं सकी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। सच कहूं तो यह केवल एक युद्ध की हार नहीं थी। तराइन की इस दूसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और भारत में सदियों तक चलने वाले मुस्लिम शासन की एक स्थायी नींव रख दी। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान का अंत कैसे हुआ। आइए प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्यों और उन लोकप्रिय लोक कथाओं के बीच के फर्क को थोड़ा गहराई से समझते हैं, जिन्हें पीढ़ियों से सुनाया जाता रहा है। लोक कथाओं में उनके दरबारी कवि चंदबरदाई की ये कविता बेहद मशहूर है। आपने भी शायद कभी सुना हो। कहा जाता है कि जब गौरी ने गजनी ले जाकर बंदी पृथ्वीराज को अंधा कर दिया था, तब चंदबरदाई ने इसी कविता के जरिए गौरी की सटीक दिशा और दूरी बताई थी और फिर अंधे सम्राट ने अपने उसी शब्दभेदी बाण से सुल्तान गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम सच्चाई को स्पष्ट रूप से समझें। पृथ्वीराज रासो की लोक कथा एक बेहद रोमानी और वीरता से भरी दास्तान है, जहाँ पृथ्वीराज अंधा होने के बावजूद अपना बदला लेते हैं। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य इसके बिल्कुल विपरीत कहानी बयां करते हैं। इतिहासकारों के बीच आम सहमति ये है कि 1192 में ही अजमेर में सम्राट की हत्या कर दी गई थी, जबकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु इसके कई वर्षों बाद 1206 में हुई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ये महागाथा आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं। उनकी बहादुरी यकीनन प्रेरित करती है, लेकिन ये कहानी हमें इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। क्या सच्ची महानता अपने आदर्शों और युद्ध के नैतिक नियमों पर टिके रहने में है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, या फिर महानता जीतने की उस निर्मम चाह में है, जहां शत्रुता में उसूल कोई मायने नहीं रखते? इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर गहराई से जरूर सोचिएगा।